हेलो फेलो एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू संविधान आईएएस। सो जैसे कि कल हमने लेक्चर 7 स्टार्ट किया था अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज का। तो उसका जो हमने कल फर्स्ट पार्ट बनाया था, आज उसके सेकंड पार्ट से शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। एंड इफ टाइम अलाउस देन वील स्टडी सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटरस्टेट रिलेशंस। सो फर्स्ट, last day yesterday we discussed about parliamentary system of government, parliamentary system of गवर्नमेंट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे कि मतलब वो भी गवर्नमेंट का सिस्टम, ये भी गवर्नमेंट का सिस्टम, दोनों सिस्टम किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, इस तरह से आपके मन में डाउट आ रहे हैं। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू पहले, बिफोर वी स्टडी फेडरल सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हमारी पॉलिटी कैसे काम करेगी, how will our polity work, how our एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब, या जुडिशरी को अगर आप साइड में हटा दे तो हमारा लेजिस्लेचर और हमारा एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा इन होल ऑफ द नेशन। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो हमें क्या बताता है? वो बताता है कि पावर शेयरिंग कैसे होगी। वो तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमें बताता है कि पावर एक्सरसाइज कैसे होगी। who will be the executive, who will be the nominal executive, who will be the real executive। क्या हमारे देश में दो एग्जीक्यूटिव्स होंगे या सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो दो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो एक एग्जीक्यूटिव होगा, वैसे ही सेमी प्रेसिडेंशियल है तो फिर से डुअल एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो मैं आपको कल सारे तीनों सिस्टम्स बता चुका हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वो हमारा बताता है कि हाउ पावर्स विल बी शेयर्ड और हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस will be taken in the union, in the nation, in the country। उनको डिसीजंस को, पॉलिटी को कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, उन डिसीजंस को कैसे लिया जाएगा, पावर शेयरिंग बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है ना हमारा, जो फेडरल सिस्टम आता है वो पावर शेयरिंग बताता है अमंग द यूनियन, और यू कैन से सेंटर एंड स्टेट्स। कहीं कहीं स्टेट्स बोला जाता है, किसी किसी देश में हम इनको कुछ और नामों से जानते हैं। सो इस तरह से जो फेडरल सिस्टम है ना, दैट इज, पावर शेयरिंग किस तरह से होती है बिटवीन द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट के बीच में, और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में, जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, उनके बीच में। नाउ कम्स कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जो हमने फेडरल सिस्टम बताया, पहले तो गवर्नमेंट दो तरह की होती है इसमें, इन सिस्टम में, पावर शेयरिंग में। या तो वो यूनिटरी होती है या फेडरल होती है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां पे सेंटर पावरफुल होता है, वहां पे सेंटर बहुत पावरफुल होता है। वहां पे जो यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर्स होती हैं वो सेंटर नेशनल गवर्नमेंट के साथ वेस्टेड होती हैं। और अगर रीजनल गवर्नमेंट में कोई एग्जिस्ट करती है पावर, तो वो अथॉरिटी, वो पावर नेशनल गवर्नमेंट ही देता है। यूनियन, यूनिटरी में यू से आप याद रखिए यूनिटरी, यू से आप याद रखिए यूनियन। वैसे इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं, दिस इज टोटली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल। तो अगर यूनिटरी का, आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन के पास पावर होती है, सारी पावर होती है, इट इज द सेंटर ऑफ पावर। और अगर रीजनल गवर्नमेंट को पावर देनी है तो वो यूनियन से डिराइव होके आएगी। वेयर एज फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड। पावर्स को नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही डिवाइड करके भेजता है। कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा होता है कि स्टेट्स की क्या पावर्स होंगी और सेंटर की क्या पावर्स होंगी। इन दोनों में पावर्स बटी हुई हैं। स्टेट अपनी पावर सेंटर से डिराइव नहीं करेगा, स्टेट इंडिपेंडेंट अपनी पावर्स लेके चलता है फेडरल स्ट्रक्चर में, और सेंटर की अपनी पावर्स होती हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया फेडरल है, यूनिटरी है,
या एक और चीज जो आती है जो इंडिया का ट्रू नेचर है विच इज क्वासी फेडरल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जैसे यूएसए है, यूएसए इज ट्रूली फेडरल। वहां पे स्टेट्स जो हैं वहां पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उन पे ये जो उनकी पावर्स है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, सेंटर से नहीं आती हैं वो पावर्स। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अभी हमने ब्रॉड जो एक स्पेक्ट्रम एक देखा है, ब्रॉड एक दोनों का आइडिया लिया है। आगे जब हम आके स्पेसिफिक फीचर्स डिस्कस करेंगे फेडरल और यूनिटरी के, और देखेंगे कि किस किस तरह से जो है वो चीजें चलती हैं। तो फेडरल सिस्टम में क्या है ना, पहले मैं इसके पहले आपको ना कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो पहली तो आती है जो मैंने आपको बताया, विच इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है कि ऑल पावर्स आर वेस्टेड। जो सारी पावर्स हैं वो किस में है, किसके किसके पास है, वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास सारी की सारी जो है पावर्स हैं। इसका आप यूके को एग्जांपल लेके चलिए, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आता है व्हाट इज फेडरेशन देन। फेडरेशन ना एक लैटिन वर्ड फीडस से निकल के आता है, उसका मतलब होता है एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट से जो देश बना होता है, एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक एग्रीमेंट ही है ना, जहां पे सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं उस पर हम सारे एग्री करते हैं। तो व्हेन द पावर पावर जो है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड, डिवाइडेड अमंग whom, डिवाइडेड अमंग सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स एट द सेम टाइम। बट जो स्टेट्स है ना, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्टेट्स दे आर नॉट सबॉर्डिनेट, वो नीचे नहीं है, वो अपनी पावर डिराइव नहीं करती हैं। नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंटर, वो सेंटर के नीचे नहीं आती हैं, सेंटर से अपनी पावर डिराइव नहीं करती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यूएसए। फिर आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट कॉन्फिडरेट क्या होता है, यहाँ पे मैं इधर साइड पे मेंशन कर देता हूँ, एक ये भी टर्म होती है कॉन्फिडरेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर है ना वो कॉन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स को दी जाती है, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के उनको पावर दी जाती है। छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के जैसे कॉन्फेडरेशन यूएसए पहले जो था ना, पहले कॉन्फेडरेशन था। छोटी छोटी आप स्टेट्स को साथ में लाए, जो ज्यादा पावरफुल नहीं है उनको अपने साथ में मिलाया और उनको पावर्स दे दी। सो जो ज्यादा मुद्दे की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूनिटरी और फेडरेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंडिया क्या है, इंडिया को ना क्वासी फेडरल कहा जाता है। इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। क्वासी फेडरल की मतलब कि इंडिया फेडरल तो है बट पूरी तरह से फेडरल नहीं। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी मैंने पहले भी एक दो स्टेटमेंट्स आपको लिखवाई हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं इंडिया को, वो कहते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल sui generis। इसका sui generis का मतलब है कि अपनी अपनी ही तरह का एक अनोखा। इंडिया इज अ फेडरल sui generis, वो फेडरल तो है बट ऑफ इट्स ओन काइंड। अपनी तरह का एक नई तरह का वो फेडरल है, एक अपनी यूनिक तरीके की फेडरेशन है इंडिया। तो यूनिक क्यों है, फेडरल तो है इंडिया, फेडरल तो है, फेडरल है नो डाउट, इंडिया इज फेडरल बट विद अ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब है कि सेंटर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, सेंटर को थोड़ी ज्यादा पावर्स दी हुई है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ इसको समझने के लिए अच्छे से। कि क्या है ना कि फेडरेशन होता है जब अलग अलग स्टेट्स मिलती हैं और मिलके एक नेशन को बिल्ड करती हैं, एक कंट्री को बिल्ड करती हैं। व्हाट इट। लेकिन क्या होता है ना कि
हमारा जो इंडिया है और यूएसए के कंपैरिजन में अगर हम लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो हम उसके कंपैरिजन भी आगे देखेंगे। लेकिन आपको ना यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ, दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है सैलड बोल का, सैलड बोल, ठीक है, वर्सेस एक कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉट। वैसे तो ये मल्टीकल्चरलिज्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसकी थोड़ी क्या कहते हैं, थोड़ी जो है जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो सैलड बोल क्या होता है? सैलड बोल आप मैं एक एग्जांपल लेके चलिए कि एक आपने बोल लिया, ठीक है, एक आपने क्या लिया, बोल लिया, एक बोल लिया, उसमें आपने टमेटोज डाले, उसमें आपने थोड़ा अपना क्यूकम्बर डाला, इसी में आपने कुछ और क्या चीजें होती हैं, कुछ स्पिनच डाली, पालक डाली। एक सैलड बनाना है आपने एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आप डाल देते हैं कुछ कैरेट्स डाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें डालते हैं इसमें, आपने एक सैलड बनाना है। तो वेरेज एक मेल्टिंग पॉट जो है ना, एक मेल्टिंग पॉट है, इस तरफ एक क्या है, एक मेल्टिंग पॉट है। अब मेल्टिंग पॉट में क्या हो गया, मेल्टिंग मतलब पिघल रहा है, पिघली हुई चीज है ना, मेल्ट कर रही है चीज। तो मेल्टिंग पॉट में आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स डाले जो हम मेटल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ मेटल्स डाले जो, सपोज आपने आयरन डाला, आपने यहाँ पे सिल्वर डाल दिया, फिर आपने यहाँ पे और क्या कॉपर डाल दिया। तो ये सब चीजें ना मिलके, अब ये चीजें भी मिल जाएंगी, ये चीजें भी मिल जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी ना। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो है, मेल्टिंग पॉट में आइडेंटिटी जो है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आई वुड से इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, मेल्टिंग पॉट में मेल्ट होने के बाद वो आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। वो जो नया मटेरियल बन के आएगा दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। वो अलॉय जो नया बन के आएगा उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी अलग आइडेंटिटी होगी। इनकी इंडिविजुअल आयरन सिल्वर कॉपर की तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी ना। वो जब मेल्ट हो जाएगा पॉट में तब वो आयरन सिल्वर कॉपर थोड़ी रहेगा, वो तो एक नई चीज बन के आएगी। बट सैलड बोल में क्या है कि आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहेगी, है ना। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। आप टमाटर डाल रहे हैं, खीरा डाल रहे हैं, पालक डाल रहे हैं, आप गाजर डाल रहे हैं, ठीक है, आप ये सब चीजें डाल रहे हैं एक सैलेड में, आपने उसको जितना मर्जी मिक्स कर लो, कितना भी उसको मिक्स क्यों ना कर लो आप, लेकिन आप उसको कितना भी मिक्स करने के बाद उसको अलग अलग कर पाओगे ना। टमाटर को अलग निकाल के रख दोगे अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए इसमें से खीरा अलग कर दो, आप अलग करके एक साइड पे रख दोगे। आप कैरेट्स को एक साइड पे इकट्ठा करके रख दोगे, तो यू कैन सेपरेट देम। तो मतलब उनके इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा। तो हमारा सैलड बोल जो है वो इंडिया है, और जो हमारा मेल्टिंग पॉट जो है वो यूएसए है। तो जब हमारा देश नया नया अपने इंडिपेंडेंस जब मिली थी नई नई, जब उसको एक अपने इन्फैंट स्टेज में था, अपने जन्म के नए नए दिनों में था, तो मल्टीकल्चरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या कहा गया, हमारे देश ने डिसाइड किया गया कि हम जो है सैलड बोल की आइडेंटिटी, सैलड बोल का प्रिंसिपल लेके चलेंगे, हम मेल्टिंग पॉट का प्रिंसिपल, यूएसए का प्रिंसिपल लेके नहीं चलेंगे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इंडिया में ना, इंडिया इज कल्चरली वेरी रिच, इंडिया इज कल्चरली वेरी रिच, वेरी डाइवर्स कंट्री। तो अगर हम सबको एक साथ एक ही तरह से बांध के रख देंगे, एक ही तरह से एक एक आइडेंटिटी सिर्फ भारतीय बना देंगे,
तो वो क्या हो जाएगा, वो उससे क्या हो जाएगा, कल्चरल लॉस हो जाएगा। हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे जो अलग अलग देश में कल्चर्स हैं, वो मिट जाएंगे और एक ही चीज बन के आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए था। वी वांटेड टू प्रिजर्व आर कल्चरल आइडेंटिटीज, आर रिस्पेक्टिव कल्चरल बैकग्राउंड्स, है ना। कि राजस्थानी को राजस्थानी रहने दीजिए, मराठी को मराठी रहने दीजिए, या फिर आप पंजाबी को पंजाबी रहने दीजिए। आप सबको अगर एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके आ जाएंगे तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इंडिया जो है उसको सैलड बोल कहा जाता है। अब मैं फेडरेशन पे आता हूं, तो फेडरेशन का भी यही है कि इंडिया ने जब फेडरेशन बनाया ना, जो इंडिया का फेडरेशन है वो टोटली इस तरह से नहीं आया है कि सिमेट्रिकल नहीं है। जैसा हमारा यूएसए का सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। सिमेट्रिकल मतलब हर स्टेट के साथ सेम रिलेशन है सेंटर का। ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट के साथ एक तरह का बर्ताव नहीं करती है, हर स्टेट को एक तरह से नहीं मानती है। कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर इंजॉय करने के लिए दी जाती है, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं, कुछ स्टेट्स को उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, ताकि क्या है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनके लैंग्वेजेस हैं, उनका कल्चर है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको बचाया जा सके। गॉट इट। नाउ कम्स के, अब मैंने आपको बता दिया कि फेडरलिज्म क्या है। ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, जब पावर्स यूनिटरी और नेशनल, सॉरी यूनिटरी नहीं, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड की जाती है। तो पहले तो हम आते हैं सबसे पहली बात पे कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं एक बार फिर से। गॉट इट। तो क्या डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में, कि फेडरल गवर्नमेंट है ना जो, वो डुअल गवर्नमेंट है। क्या है? फेडरल गवर्नमेंट इज अ डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट भी होगी, इसमें रीजनल गवर्नमेंट भी होगी। नेशनल गवर्नमेंट भी होगी और इसमें रीजनल गवर्नमेंट भी होगी। रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और ऑल। यूनिटरी सिस्टम में क्या है, देयर इज अ सिंगल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट होती है जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है। और नेशनल गवर्नमेंट का, अगर नेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसका मन है, वो अगर चाहती है, तो इट में क्रिएट अ रीजनल गवर्नमेंट। अगर वो चाहें तो रीजनल गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, अगर ना चाहें तो नहीं बनाए। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि फेडरल गवर्नमेंट का ना क्या होता है, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपको नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनकी फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनको पावर्स देनी है, तो आप उसको कहीं लिखोगे ना, आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे ना। कल को अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कल को यूनिटरी गवर्नमेंट मुकर जाए या मना कर दे स्टेट को कि ये लिखा थोड़ी है कहीं पे, हम आपको क्यों पावर्स दे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर फेडरल गवर्नमेंट, ताकि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो रीजन की गवर्नमेंट है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करे, उसको जो है नेशनल गवर्नमेंट से या यूनिटरी, सॉरी, यूनियन की गवर्नमेंट से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर एज यूनिटरी गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मे बी रिटन, रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। रिटन का केस आता है फ्रांस का, और अनरिटन, अनरिटन में आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा ब्रिटेन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉट रिटन, इट इज नॉट रिटन, अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास, बट इट इज नॉट रिटन। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स। ऑब्वियस है, दो तरह की गवर्नमेंट अगर आप बना रहे हो, नेशनल गवर्नमेंट आप बना रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट आप बना रहे हो, तो उनमें डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। और यहाँ पे ऑब्वियस, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स का कोई डिवीजन ही नहीं होगा। ऑल पावर्स आर वेस्टेड विद नेशनल गवर्नमेंट।
है ना। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो संविधान है उसकी जो है सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी सुप्रीम। तो जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट जापान में है लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जापान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यूनिटरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी है लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। वहां पे कौन सुप्रीम है? आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेंशन्ड दिस आई गेस कपल ऑफ टाइम्स। वहां पे जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी है ब्रिटेन में। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम entity. Now comes another function, another feature, another difference I would say कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, आसानी से बदला नहीं जा सकता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल नहीं सकते आप। बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड, या तो रिजिड हो सकता है जैसा कहा है फ्रांस में, और फ्लेक्सिबल जैसा कि कहा है ब्रिटेन में। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान है। इसका एक और फीचर है, क्या है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे अगेन मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, इंडिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है। एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो मैं आपको बता चुका हूँ, राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है इंडियन के केस में। इंडिया के केस में ये दो हाउसेस हैं। अगर आप ब्रिटेन का केस देखें तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो हाउसेज हैं। और यहाँ पे बाई कैमरल भी हो सकता है, बाई कैमरल जैसा मैंने अभी आपको बताया ब्रिटेन, और यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस है, जैसे चाइना, यहाँ पे ब्रिटेन। Got it? So these are the, I would say these are the broad differences between फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। हमने पहले अभी तक क्या कर चुके हैं हम, हमने फेडरल गवर्नमेंट जाना, फेडरल सिस्टम जाना क्या होता है, किस तरह से काम करता है। फिर हमने यूनिटरी और फेडरल के फीचर डिफरेंसेस जाने हैं, और फीचर्स भी कह सकते हैं आप उसको। यूनिटरी फेडरेशन की डेफिनेशंस जानी उनकी। क्वासी फेडरल का थोड़ा डिस्कस किया जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सैलड बोल एंड मेल्टिंग पॉट प्रिंसिपल्स थ्योरीज। इसके बाद हमने डिफरेंसेस किए। अब हम आ जाते हैं कि फेडरेशन जो है ना उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। या तो आप इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन से, या फिर डिसइंटीग्रेशन से। Federation can be formed in two ways: by integrating the states or by disintegrating the country into different states. अब फर्स्ट केस में क्या होता है कि इंटीग्रेशन वाले स्टेट में कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, मिलिट्री उनकी वीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो साथ में आती हैं और एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाती हैं, एक बड़ा यूनियन बनाती हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि स्मॉल एंड वीक इंडिपेंडेंट स्टेट, स्मॉल हैं, छोटी हैं, कमजोर हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है, वो जो हैं इस तरह की स्टेट्स जो हैं, दे कम टुगेदर, दे जॉइन हैंड्स, और क्या होता है कि एक बड़ा यूनियन बनाती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी होता है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन इज फॉर्म्ड। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट्स एक एग्रीमेंट से एक साथ आई और मिलके उन्होंने एक कंट्री बनाई।
सेकंड केस में क्या होता है कि एक यूनिटरी स्टेट होती है, एक ऑलरेडी बिग स्टेट होती है। अ बिग यूनिटरी स्टेट, एक बड़ा स्टेट होता है, एक बड़ा यूनिटरी, एक सिंगल स्टेट होता है। उसको क्या होता है, दैट इज कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ फेडरेशन, कन्वर्टेड इनटू, उसको एक फेडरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। किस तरह से किया जाता है कि वो क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं सभी स्टेट्स को, बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी, उनको आजादी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, उनको आजादी दे देते हैं। और उससे क्या होता है, एक फेडरेशन का जन्म होता है। इसका आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कनाडा, कि एक बड़ा कंट्री था, एक बड़ा यूनिटरी स्टेट था, उसने अपनी स्टेट्स को अलग अलग किया, उनको अलग अलग ऑटोनॉमी दी, उनको आजादी दी, इंडिपेंडेंस दी, उनको पावर्स दी, अलग अलग स्टेट्स को, लेकिन रखा एक साथ में ही। समझ रहे हैं, वहां पे अलग अलग स्टेट्स जुड़ी थी इंटीग्रेशन में, डिसइंटीग्रेशन में एक ही स्टेट में, एक ही कंट्री आई वुड से, या नेशन आप बोले, नेशन स्टेट बोले, एक नेशन स्टेट को पहले सेंटर के पास थी सारी पावर्स, उसने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया अमंग डिफरेंट स्टेट्स और अपने साथ रखा, उनको ऑटोनॉमी दी, उनको इंडिपेंडेंस दी, और फिर उससे एक फेडरेशन बनी। उसका एग्जांपल हम कनाडा को लेके चलते हैं कि अ, अपना, पहले तो आपको पता होगा कि यूएसए में ये कब हुआ था, तो यूएसए में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, इट इज यूएसए को हम सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन कहते हैं दुनिया में। 1787 में फॉर्म हुआ था आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अ, उन्होंने फेडरेशन का मॉडल लिया कि सारी स्टेट्स जो हैं, कमजोर स्टेट साथ आई, और उन्होंने एक स्ट्रांग और बड़ा यूनियन बनाया। कैनेडियन फेडरेशन जो है वो भी काफी पुराना है, बट उनमें क्या था, एक सिंगल स्टेट ने अपनी अपनी ऑटोनॉमी, कुछ पावर्स दे दी सारी स्टेट्स को, एक सिंगल नेशन स्टेट ने छोटी छोटी स्टेट्स को पावर्स दी, जिसकी वजह से उन्होंने एक फेडरेशन, उन्होंने भी एक फेडरेशन बनाया स्टेट्स को पावर्स देके, इन्होंने भी स्टेट्स को पावर्स देके, यूएस ने भी फेडरेशन की फॉर्मेशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने भी फेडरेशन बनाया है। हम भी फेडरल सिस्टम है। जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, उन्होंने फेडरेशन बनाने के लिए दो रीजंस को बताया था कि देयर आर टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट फेडरल हो, यूनिटरी ना हो। क्या रीजंस है वो, कि एक तो हमारी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। अब साइज इतना बड़ा है तो एक सिंगल गवर्नमेंट को जो है एडमिनिस्टर करने में, एक सिंगल गवर्नमेंट को, एक देश चलाने में, इतने बड़े देश को चलाने में एक एक गवर्नमेंट जो है उसको दिक्कत आएगी, उसको उसमें वो काम नहीं कर सकती एक सिंगल गवर्नमेंट इतने बड़े देश में। तो अलग अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स चाहिए होंगी, लोकल गवर्नमेंट चाहिए होंगी, ताकि हर स्टेट जो है वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस से, ऑटोनॉमी से काम कर सके स्टेट के अंदर। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स चाहिए होंगी फेडरेशन का, इसलिए फेडरल मॉडल जो है हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया। और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, दूसरा जो रीजन था वो था सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, कि हमारे भारत देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, इतने अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या है, हर किसी को जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हर किसी को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपने जो काम अपनी जो पावर्स हैं उनको खुद एक्सरसाइज कर सके। तो इसलिए फेडरल सिस्टम जो है गवर्नेंस के लिए भी इजी था, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ द कंट्री था, तो गवर्नेंस भी अच्छे से हो जाएगी, और सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी हमारी कंट्री में, एक यूनियन बना रहेगा, एक नेशनल यूनिटी आ जाएगी। जब हम उनको ऑटोनॉमी देंगे, रीजनल ऑटोनॉमी देंगे, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, तो क्या होगा कि उससे एक नेशनल यूनिटी आएगी, एक एकता का भाव बनेगा। जब सबके पास पावर्स होंगी स्टेट के पास, तो वो सेंटर की तरफ जो है अटैच्ड रहेंगे,
जिसकी वजह से एक नेशनल यूनिटी का भाव रहेगा। लेकिन फेडरेशन जो टर्म है ना, इसको आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि फेडरेशन जो टर्म है, द टर्म फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं किया गया है फेडरेशन को। तो लार्ज साइज से क्या होगा, मैंने आपको बताया लार्ज साइज है तो फेडरल मॉडल ऑप्ट करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंटली काम करेगी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी से क्या होगा, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये दूसरा रीजन है। ये रीजन के लिए आपने क्यों लिया, ताकि जो हमारी नेशन की जो यूनिटी है, नेशनल यूनिटी है, वो बनी रहे। लोग जब जिनके पास पावर नहीं ना होगी तो वो विद्रोह कर देंगे कि हमें अलग होना है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हम अपने कोई रूल्स बना ही नहीं सकते, हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेस कर ही नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से ऑटोनॉमी से कुछ अपना डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्हें पावर्स दी गई, तो इससे नेशनल यूनिटी बनी रहेगी। अब क्या है कि फेडरेशन टर्म जो है वो कहीं यूज तो किया नहीं गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है इंडिया को, वो बताता है आर्टिकल 1 इंडिया को कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन नहीं कहा जाता है हमारे देश को, हमारे देश को कहा जाता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। गॉट इट। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला, फेडरेशन क्यों नहीं बोला? अगर अलग अलग आपने फेडरल गवर्नमेंट्स, अगर आपने रीजनल गवर्नमेंट्स बनाई हैं, स्टेट्स को गवर्नमेंट्स को पावर्स दी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो आपने उन्हें फेडरेशन ही क्यों नहीं बोला, आपने उनको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला? तो इस पे हमारे जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा कि इसके दो कारण है। फिर से हमने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा, हमने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा? तो इससे जब हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे ना, इसके दो दो चीजें इससे इंडिकेट होंगी, इसके दो वो निकल के आएंगे इम्प्लीकेशंस। कि जब यूनियन है ना, जो यूनियन इंडियन फेडरेशन जो है, वो किसी एग्रीमेंट से एक साथ नहीं आया है। जैसे अमेरिकन फेडरेशन में अलग अलग स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया और फिर एक कंट्री बनाई। इंडियन फेडरेशन जो है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इंडियन फेडरेशन, इंडिया का जो फेडरेशन है, इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि हम एक साथ आएंगे, जैसे यूएसए ने किया। और दूसरा इससे क्या इंडिकेशन होगा, दूसरी इससे क्या होगी कि स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede, नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स है ना, उनके पास राइट नहीं है secede करने का, बाहर जाने का। कल को कोई स्टेट उठ के नहीं आ सकता सेंटर के पास। कल को आप कह दें कि अपना नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट आ जाए, या आपका कोई देश का कोई भी स्टेट आ जाए, साउथ का कोई स्टेट आ जाए, केरला आ जाए, तमिलनाडु आ जाए, आपका पंजाब आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, वो आके सेंटर को ये नहीं कह सकता कि अब हमें अलग होना है। दैट कैन नॉट बी डन। इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडियन यूनियन, द फेडरेशन इज यूनियन। फेडरेशन इज यूनियन। हमारा जो फेडरेशन है वो क्या है, यूनियन है। एक हमारा जो फेडरेशन है ना, वो यूनियन है। क्यों यूनियन है? बिकॉज इंडियन फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज indestructible, इट इज indestructible। आप स्टेट्स अलग अलग नहीं हो सकती। कल को कोई स्टेट उठ के आके
इंडिया को ये नहीं बोल सकती कि मुझे अलग होना है, मुझे आजादी चाहिए। दैट कैन नॉट बी डन। नो स्टेट कैन सिसीड। सिसीड का मतलब है विड्रॉ नहीं कर सकती, निकल नहीं सकती बाहर फेडरेशन से। तो ये फेडरेशन नहीं है, इट इज बेटर कॉल्ड अ यूनियन। गॉट इट? एक यूनियन है, एक मिलाप है स्टेट्स का, फेडरेशन नहीं है। इसलिए ये दो रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा और एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा। तो इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरेशन, जो इंडियन फेडरेशन, इंडियन या फिर आप सिस्टम कह लीजिए, इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरेशन, ये किस पे बेस्ड है? ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, नॉट अमेरिकन। ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। कैनेडियन मॉडल को इसने बेस लिया है, और अमेरिकन मॉडल पे नहीं बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। तो अमेरिकन मॉडल ना जो है एक सेंटर और स्टेट है ना जो अमेरिका में, वो ज्यादा उनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। कैनेडियन मॉडल में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैनेडियन मॉडल में सेंटर स्ट्रांग है, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग सेंटर। अमेरिकन मॉडल में ऐसा नहीं है, वहां पे सेंटर भी स्ट्रांग है, वहां पे स्टेट्स भी स्ट्रांग है, स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको बताया है वहां पे। लेकिन कैनेडियन मॉडल में क्या है कि कैनेडियन मॉडल में स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से निकल के आई हैं। अमेरिकन मॉडल में स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है। स्टेट्स मिलके कंट्री बनाती हैं अमेरिका में। कनाडा में जो कंट्री है उसने स्टेट्स को बनाया है। इंडिया में भी इसी मॉडल को फॉलो किया जाता है। सेंटर ने स्टेट्स को बना के उन्हें पावर्स दी हैं कैनेडियन मॉडल में, तो सेंटर ज्यादा पावरफुल है। सेंटर ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सेंटर इज मोर पावरफुल। इसी मॉडल पे हमारा इंडियन का फेडरेशन मॉडल, इंडिया का फेडरल सिस्टम इसी मॉडल पे बेस्ड है। इंडिया का अ, अ, ये इधर मैं आपको दो चीजें और लिखा देता हूं कि कैनेडियन मॉडल के ऊपर क्यों हमारा किस किस तरह से, किस तरह क्या रिजेंबलेंस है हमारी कैनेडियन फेडरेशन से। तो पहले तो इनफॉर्मेशन। इनफॉर्मेशन फॉर्मेशन कैसे? कि डिसइंटीग्रेशन से बना है। डिसइंटीग्रेशन से बना है ना। स्टेट्स को सेंटर ने बनाया है, ना कि स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है। सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है, तो इसलिए डिसइंटीग्रेट किया है कैनेडियन मॉडल ने, मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मेशन में मिलता है। उसके बाद कैनेडियन टर्म में मिलता है। टर्म मतलब कैनेडियन मॉडल भी जो खुद को क्या कहते हैं, वो भी अपने आप को यूनियन कहते हैं। तो टर्म यूनियन में भी मिलता है, रिजेंबल करता है। इंडिया वाले भी अपने फेडरेशन को यूनियन कहते हैं, कनाडा वाले भी अपने फेडरेशन को यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब ये एक 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 सिंगल एंटिटी है। उसने अलग अलग चीजों को बनाया, एक सिंगल एंटिटी है, अलग नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी सिसीडेड। उसके बाद तीसरा जो है, तो तीसरा हमारे कैनेडियन मॉडल से क्या निकल के आती है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल, और आप कह सकते हैं सेंट्रलाइजिंग। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की सेंटर जो है स्ट्रांग है। देयर आर मोर पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, एंड जो स्टेट्स हैं उसके पास पावर्स थोड़ी कम है। स्टेट्स को सेंटर पावर देता है। सेंटर स्टेट्स को पावर डेलीगेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर कैन मेक लॉज और सेंटर कैन डेलीगेट पावर्स इन सर्टन एस्पेक्ट्स। तो स्टेट इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन दे हैव देयर सोर्स। द सोर्स इज द सेंटर, द यूनियन गवर्नमेंट। वेयर एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, they are independent, states are independent, they don't derive their powers from the center। उनकी पावर सेंटर से नहीं आती हैं। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं। तो इस तरह से अमेरिकन मॉडल और इंडियन मॉडल या कैनेडियन मॉडल डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे आगे कि फेडरल फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट आर द फेडरल फीचर्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स हमारे इंडिया को फेडरल किस तरह से बनाता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया को वो अपना यूनिटरी कैसे बनाता है।
तो आई गेस यहाँ पे हमने दो डिफरेंसेस करने थे। ओके, फेडरल सिस्टम हमने पढ़ा, फेडरल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का डिफरेंस पढ़ा। एक स्लाइड मैंने यहाँ पे और ऐड की थी, आई डोंट नो वेदर इट गॉट एडेड और नॉट। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ओके, आई गेस वो स्लाइड यहाँ पे ऐड हुई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम। तो चलो यहाँ पे ही हम ऐड कर लेते हैं ना, कि यहाँ पे हमने बात की है कि यूएसए का और इंडिया का फेडरेशन जो है अलग कैसे है। यही बात की है ना हमने, मेल्टिंग पॉट और सैलेड बोल। तो यहाँ पे ही बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे यूएसए लिखा है, यहाँ पे इंडिया लिखा है। तो यहाँ पे हम, मैं आपको दो चार जो पॉइंट्स है वो और बताना चाहूंगा। मैंने एक स्लाइड तो ऐड की थी, आई डोंट नो वेदर इट डिड नॉट गेट एडेड। तो हम यूएस और इंडिया के फेडरलिज्म की बात करें, तो यूएस में मैंने आपको बताया देर इज एन आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर, इंडिया इज अबाउट होल्डिंग टुगेदर। यूएस का क्या है, यूएस का आइडिया है कमिंग टुगेदर, आपने साथ में आके एक फेडरेशन बनाया, एक कंट्री बनाई। इंडिया ने क्या किया, इंडिया का आइडिया क्या है, इंडिया का आइडिया है होल्डिंग टुगेदर। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, आई मीन फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यूनियन का यूज किया गया है। इंडिया के पास जो है एक ताकत है, इंडिया जो है वो पकड़ के रखता है सारी स्टेट्स को। सारी स्टेट्स जो हैं साथ में आई हैं यूएसए में, उन्होंने सेंटर बनाया है, नेशन बनाया है। इंडिया में उन्होंने होल्ड टुगेदर का जो आइडिया है उसको आप कह सकते हैं कि उसको फॉलो किया है। एक यूनियन बना के रखा है, दे आर होल्डिंग इट्स, इंडिया इज होल्डिंग इट्स स्टेट्स टुगेदर। देन कम्स यूएस जो है वो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो करता है। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो करता है। सिमेट्रिकल फॉलो क्या है कि सेम रिलेशन है आपका हर स्टेट के साथ, किसी को आप, देयर आर नो स्पेशल एक्स्ट्रा पावर्स, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इंडिया में एसिमेट्रिकल है, इंडिया में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब कि देयर आर स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल स्टेटस आपने कुछ स्टेट्स को दिया है ना, स्पेशल पावर्स दी हैं। आर्टिकल 371 ए टू 371 जे, there are states which enjoy some special status, some special category states are there जिनको आप एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं, एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त जो है शक्ति देते हैं, अपनी ऑटोनॉमी देते हैं उनको, अतिरिक्त देते हैं। देयर इज एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्पेशल जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है। नाउ कम्स कि यूएसए जो है ना उसका सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म है, सेंट्रीपिटल, गॉट इट, सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म है। ये भी आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी कि यूएसए का सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म है, इंडिया का सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म है, सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म है। वही चीज है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आप जानते होंगे। सेंट्रीपिटल में क्या है कि स्टेट्स जो हैं वो पावर, वो पावर जो देती हैं, स्टेट्स ने पावर दी है ना, सेंटर को नेशन बनाया है स्टेट ने। यूएसए में स्टेट्स मिली और उन्होंने सेंटर बनाया। सेंट्रीपिटल जो फेडरलिज्म है वो यही इंडिकेट करता है कि स्टेट्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कमिंग टुगेदर, टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कमिंग टुगेदर, साथ आके। तो स्टेट्स के पास ज्यादा जो है पावर्स रहती है। सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स मोर पावर। सेंट्रीफ्यूगल में द सेंटर होल्ड्स मोर पावर, सेंटर जो है उसके पास ज्यादा पावर है। सेंटर स्टेट को पावर देता है, यहां पे स्टेट सेंटर को पावर देती है ना। स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर। तो ये होता है यहाँ,
इस सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म को आप द फ्लो ऑफ पावर से डिसाइड कर सकते हैं। अगर सेंटर से स्टेट की तरफ पावर फ्लो कर रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म है। अगर स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पावर फ्लो कर रही है वो सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म कहलाया जाएगा। देन कम्स कि यूएसए में, ये हम शेड्यूल 7 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, पढ़ेंगे हम कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ेंगे, स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट होती है उसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे यूनियन लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट होती है जिसमें जो स्टेट लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसपे दोनों में से कोई भी लॉ बनाए, दोनों ही बना सकते हैं। उसके बाद एक रेजिडुअरी पावर होती है। रेजिडुअरी मतलब जो जो सब्जेक्ट यहाँ दिए गई लिस्ट में किसी लिस्ट में फॉल नहीं करता है वो रेजिडुअरी पावर्स में आता है। कि ये जो सपोज आप कीजिए ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय किसी को क्या पता था कि इंटरनेट इतना पावरफुल हो जाएगा, एआई इतना पावरफुल हो जाएगा। तो एआई तो ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो एआई का तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एआई के रिलेटेड तो किसी ने डाला नहीं होगा कि आप इसके प्रावधान लेके आप कानून बनाइए, अब सेंटर बनाएगा स्टेट बनाएगा। तो वो कहाँ आ जाएगा, वो रेजिडुअरी पावर में हो जाएगा। और रेजिडुअरी पावर्स जो हैं यूएसए में, जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो स्टेट्स को दी गई हैं। रेजिडुअरी पावर्स आर विद द स्टेट्स। इंडिया में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, इंडिया में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं। तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे आ जाता है। इसके बाद एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली एक है कि यूएसए को हम क्या कहते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट से यूएसए फॉर्म हुआ है, इंडिया कोई कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म नहीं हुआ है। तो यूएसए में एक चीज और, यहाँ पे एक नोट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक मैं आपको सेंटेंस एक बोलूंगा, एक नोट इस तरह से कि यूएसए इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूएसए में यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टिबल है ही, स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिया भी एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। उसको जो है इंडिस्ट्रक्टिव एक नेचर का यूनियन है। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बट स्टेट्स को जो है उसकी बाउंड्रीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यूएसए में स्टेट्स के साथ भी आप जैसे यूनियन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वैसे यूएसए में आप स्टेट्स के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में आप यूनियन के साथ तो कोई छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। और लेकिन स्टेट्स की बाउंड्रीज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्टेबल इन इंडिया। गॉट इट? यूएसए में यूनियन और स्टेट्स दोनों ही इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। बोथ आर इनडिस्ट्रक्टिबल, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट्स हो। इंडिया में यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ऑब्वियसली यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, वेयर एज जो स्टेट्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स को आप बढ़ा घटा सकते हैं। या आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टेट्स जो डिस्ट्रिक्टेबल है ना, ये आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हम यूनियन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा मैं, वो मैंने आखिरी के लिए रखा है। तो आप उसमें देखेंगे कि स्टेट्स जो हैं उसकी बाउंड्रीज को जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है वो बढ़ा घटा सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यहाँ वहां पे यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन इंडिया में यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल ऑब्वियसली, लेकिन स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो लेट्स नाउ डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं, फेडरल फीचर्स हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं।
तो मैंने क्या कहा था कि इंडिया प्योरली एक फेडरलिज्म नहीं है, इंडिया प्योरली यूनिटरी भी नहीं है, इंडिया इज अ मिक्स, जिसको हम क्वाजी फेडरल कहते हैं। क्वाजी फेडरल मतलब वो फेडरलिज्म तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। और ये क्वाजी फेडरल के साथ मैंने प्लस क्या किया था, यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को जो है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट को जो है, यूनियन को जो है, सेंटर को जो है, वो ज्यादा पावर्स दी हैं, तो उसके साथ एक बायस है। गॉट इट। तो हम पहले इनको फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल कैसे है, क्यों है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस, आई गेस वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स आपको पता है, मैंने आपको बताए हैं, तो बस हमने देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे अप्लाई होते हैं। फेडरल फीचर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिटरी फीचर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरह से प्रेजेंट है, हमारे संविधान में किस तरह से वो फीचर्स हैं। तो पहला फीचर उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि देयर इज डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इस्टेब्लिश करता है वो डुअल पॉलिटी इस्टेब्लिश करता है कि यूनियन होगा सेंटर में और स्टेट्स जो होंगी उसकी पेरिफेरी में, उसके आजू बाजू होंगी, कि एक हमारा यूनियन होगा जो सेंटर होगा, यूनियन गवर्नमेंट होगी, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये बनाता है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। हमारी जो यूनियन है उसको भी कुछ पावर्स मिलती हैं, उसको भी काफी सारी पावर्स मिलती है, स्टेट्स को भी पावर्स दी जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के यूनियन गवर्नमेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, उनसे डील करता है। जैसे कि डिफेंस से डील करता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है। तो इन सब से जो है हमारा कौन डील करेगा, यूनियन। करेंसी मैटर्स हैं, देन देयर आर कम्युनिकेशन मैटर्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो डुअल पॉलिटी में नेशन जो है, नेशनल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दों को लेके चलता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड दैट लुक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट लुक्स एट मैटर्स ऑफ रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस। रीजनल या फिर लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स को हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, है ना। जैसे क्या है, स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, स्टेट में क्या करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। आपको हेल्थ को मेंटेन करना है स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर। आपको लोकल गवर्नमेंट्स को मेंटेन करना है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो चल रही हैं वो भी स्टेट के अंदर रहेंगी। सो दीज आर द मैटर्स ऑफ what we say regional and local importance. Then the second feature is written constitution. अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको पता है। इसमें प्रीएम्बल है, इसमें 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, 8 शेड्यूल्स थे, और इसमें अब मोर देन 470 और प्लस आर्टिकल्स अब इसमें मौजूद हैं, जिसके 25 पार्ट्स हैं, हो चुके हैं। अब पहले तो 22 थे, अब 25 हो चुके हैं। 8 से 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या जरूरत है फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बताता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि आपको कैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, उसके पावर्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये सारा कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में जो है पहले से ही बताता है, और उनकी लिमिट्स बताता है कि आप किन किन मुद्दों पे काम करेंगे, स्टेट किस किस मुद्दों पे काम करेगा, किन किन सब्जेक्ट्स को आप किन किन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट की पावर्स को अलग अलग लिमिटेशंस उन पे सेट करता है, उनकी पावर्स को बताता है। तो उस केस में क्या होता है
कि वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं होगा तो फिर स्टेट को सेंटर जो इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, स्टेट को उनकी पावर्स को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, वो उसका अपने सेंटर अपने पावर्स का मिसयूज कर सकता है। इसलिए फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ताकि पहले से ही सब चीजें लिखी हुई हों, ऐसा ऐसा होगा, आपको इतनी पावर है, उनको इतनी पावर है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, उनको रोका जा सके, उनको अवॉइड किया जा सके, उनके डिसएग्रीमेंट्स को अवॉइड किया जा सके बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देन कम्स थर्ड इज डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना फिर से वही चीज है कि पावर्स को डिवाइड कर दिया है सेंटर और स्टेट में। सेंटर को पावर्स दी हैं, स्टेट को पावर्स दी हैं, स्टेट्स को अलग अलग स्टेट्स को पावर्स दी हैं। किस किस वे में पावर्स दी हैं मैंने आपको अभी बताया। एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। और इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आता, जो सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में कवर नहीं है, वो आ जाती है हमारी, उनको हम कहते हैं रेजिडोरी पावर्स। रेजिडोरी पावर्स। तो हमारे ये लिस्ट किसमें है? इट इज इन द सेवेंथ शेड्यूल। सातवें शेड्यूल में जो आप कहते हैं कि हमारी ये तीनों लिस्ट्स आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट आती है। और मैंने आपको जैसे बताया कि यूनियन लिस्ट पे जो है वो हमारा सेंटर लॉज बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे जो है वो हमारी स्टेट लॉज बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट पे बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ भी बता देता हूँ, कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, तो सेंटर का जो लॉ होता है वो प्रिवेल करता है, सेंटर के लॉ को मान्यता मिलेगी, स्टेट के लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा, अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट तो वो है ना जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। अब स्टेट नहीं बना दिया, सेंटर नहीं बना दिया, लेकिन दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये लॉ कुछ और कह रहा है सेंटर का, स्टेट का कुछ और कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस केस में सेंटर का लॉ जो है उसको मान्यता दी जाएगी, वो पास कर दिया जाएगा, वो प्रिवेल करेगा, वो ही बना रहेगा। एंड जो स्टेट का लॉ है उसको खारिज कर दिया जाएगा। और इन तीनों लिस्ट में जो कोई नहीं आता उसे रेजिडरी सब्जेक्ट्स में डाला जाता है, और वो सेंटर के पास होती है रेजिडरी पावर्स, मैंने आपको ऊपर बताया। देन कम्स द फोर्थ फीचर विच इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो लॉज जो सेंटर या स्टेट इनैक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, हाई कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। बाय व्हाट? बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो उसके बाद आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जब अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या है कि एक स्पेशल मेजोरिटी, एक इस तरह की मेजोरिटी चाहिए होती है जो कि आमतौर पे नहीं मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बदलने की इतनी आसानी नहीं होगी उसमें। तो जो डिवीजन ऑफ पावर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश की है, उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए जो अमेंडमेंट का मेथड है उसको रिजिड रखा गया, मुश्किल बनाया गया, एक मजबूत उसको एक बुनियाद दी गई, एक फाउंडेशन दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना रिजिड है कि अगर कोई आप स्टेट में बदलाव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप कोई स्टेट में बदलाव कर रहे हैं तो सेंटर को स्टेट की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया था कि हाफ ऑफ द स्टेट हैव टू गिव देयर एसेंट, हाफ ऑफ द स्टेट्स। अगर कोई स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट के लॉ पे, स्टेट को इफेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा लॉ आता है, तो उसके लिए
अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से होगा पार्लियामेंट का, और अप्रूवल आदि स्टेट्स का चाहिए होगा। क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए है। और अगर आप स्टेट का कोई लॉ चेंज कर रहे हैं तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स और स्टेट legislatures. Then another feature is independent judiciary. Another feature is independent judiciary. हाँ तो स्टूडेंट्स, देयर वाज अनदर टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से हमारा जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये देखिए मैंने आपको सारा जो था वो बता दिया था, बट नॉनदलेस लेट्स रिकॉर्ड अगेन द रिमेनिंग पोर्शन। सो हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे थे। मैं क्या कह रहा था, आपको बता रहा था फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में मैंने क्या बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इस्टेब्लिश करता है, जिसके जो टॉप पे है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है। हेडेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसके दो पर्पसेस होते हैं। क्या दो पर्पसेस होते हैं? कि एक तो प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी सुप्रीमेसी को, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अगर सेंटर और स्टेट में या फिर दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी जो रिजॉल्व करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने मेजर्स सिलेक्ट किए हैं। मेजर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, इन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जो टेन्योर है जजेस का वो सिक्योर किया गया है, उसको सिक्योरिटी दी गई है। उनकी सर्विस की कंडीशंस को फिक्स किया गया है। और उनके जैसे कि हम जानते हैं उनके जो अलाउंसेस और सैलरीज है उसको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर केप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन कम्स बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो हाउसेस जब होते हैं पॉलिटी में, जब आपके पार्लियामेंट में या आपके स्टेट लेजिस्लेचर में या आपके किसी भी लेजिस्लेचर में जब दो हाउसेज होते हैं तो उसे बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। जैसे हमारे पास राज्यसभा है और लोकसभा है। तो लोकसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, वेयर एज राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट के द्वारा चुन के आते हैं। और जब स्टेट के द्वारा चुन के आते हैं तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं वो पार्लियामेंट में, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस है, स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या दिखाता है, फेडरलिज्म का फीचर दिखाता है। स्टेट्स को जब रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो फेडरल फीचर है। नाउ कम्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। हमने कहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज नॉट एंटायरली फेडरल, नॉट एंटायरली यूनिटरी। तो वो दोनों के बीच का एक मिश्रण है। तो मैंने आपको फेडरल फीचर्स बता दिए। नाउ कमिंग टू यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स हैं जो उसको यूनिटरी बनाते हैं? यूनिटरी मतलब सेंटर को स्ट्रांग बनाते हैं। तो सेंटर स्ट्रांग कैसे है कि जब हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं तो उसमें यूनियन लिस्ट इज ग्रेटर और वी कैन से मोर पावरफुल देन द स्टेट लिस्ट। क्योंकि यूनियन लिस्ट में इंपॉर्टेंट मैटर्स आते हैं। यूनियन लिस्ट में स्टेट सेंटर जो जिस चीजों पे प्रावधान बनाता है, लेजिस्लेट करता है, लॉज बनाता है, वो जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो ये चीज है। और ऊपर से यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स भी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स कुछ कम हैं। और इसके बाद एक चीज, तीसरी चीज जो एक और आती है, तो वो है सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर हो जाती है। ओवरराइडिंग पावर क्या है? जब आपके कॉन्करेंट लिस्ट में, मैंने आपको बताया कंकरेंट लिस्ट में जब आप स्टेट भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी लॉ बना सकती है। तो जब स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना देंगे तो उस लॉ में से अगर दोनों लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के जो प्रोविजंस हैं, दोनों ने लॉ बनाया एक सब्जेक्ट पे और वो जो लॉ है वो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें क्या होगा? ओवरराइडिंग पावर होगी सेंटर के पास, यानी कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं करेगा। एंड मोर ओवर इनके पास, स्टेट के पास रेजिडरी पावर्स नहीं है, सेंटर के पास रेजिडरी पावर्स का भी प्रावधान है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें देता है। देन कम स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। जैसा हमने यूएसए में देखा था, यूएसए में जो स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, इंडिया में स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, विच मीन्स स्टेट आर
डिस्ट्रक्टेबल, उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, उनके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब उनको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज एन indestructible यूनियन विद destructible states, whereas यूएसए इज एन indestructible यूनियन विद indestructible states। उसकी स्टेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, आप उनको कोई चेंज नहीं ला सकते। लेकिन इंडिया में आप स्टेट्स को उनकी बाउंड्रीज को, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उनके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का राइट नहीं होता है। देन कम्स सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक नहीं देता है। देयर इज नो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वेयर एज यूएसए में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास भी पहले जेएंडके के पास कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन जब क्या हुआ, आर्टिकल जो 370 का अब्रोगेशन हो गया, आर्टिकल हट गया और हमारे जेएंडके को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उसके उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो जेएंडके था वो भी हट गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसको सिर्फ सेंटर को ही नहीं, उसको हमारी स्टेट्स को भी मानना पड़ता है। इट इज नॉट जस्ट द सेंटर, स्टेट हैज ऑल्सो टू अबाइड बाय इट। Both the center and the states must operate within that single frame of the Constitution of India. Now comes, there is no equality of state representation। इसका मतलब है कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल नहीं है हर स्टेट की। हमने बात की थी कि राज्यसभा की सीट्स जो होती हैं, राज्यसभा में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, स्टेट्स का हाउस कौन सा है, वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो प्रोपोर्शनल है टू पॉपुलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन है। मतलब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपकी ज्यादा राज्यसभा सीट्स होंगी, अगर आपकी पॉपुलेशन कम है तो कम होगी। वेरएज यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में एकदम फेडरल जो है, हमने कहा था सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। वहां पे हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। वहां पे सेनेट में जो है हर स्टेट को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, चाहे वो स्टेट छोटी हो चाहे बड़ी हो। वेराज इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है हर स्टेट को। स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। देन कम्स इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है। पूरी की तरह पूरी पूरी की पूरी ताकत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और स्टेट्स जो हैं वो अधीन हो जाते हैं। स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आ जाते हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट। और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज होके यूनिटरी बन जाता है। जब इमरजेंसी लगती है तो कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बचता, फेडरल स्ट्रक्चर एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको किसी और फेडरेशन में नहीं मिलेगी, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। ये इंडियन फेडरेशन का ही, इंडिया का ही, यूनियन ऑफ इंडिया का ही जो है वो एक फीचर है। देन कम्स सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है, आप भारत के नागरिक हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, आपको कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। इंडिया में यू ओनली गेट नेशनल सिटीजनशिप। वेयर एज देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए। देन जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप होती है। स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है। आप नेशन के तो सिटीजन हैं ही, उसके बाद आप अपने स्टेट के भी सिटीजन हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आपको पंजाबी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं आपको मराठी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आपको कश्मीरी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। आपको इंडियन माना जाएगा, आप इंडियन हैं। यू आर नॉट सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट एज सच। आपको कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी उसकी, बट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का सिटीजन कहा जाएगा। और आपको सिटीजनशिप है जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि हमने कहा फेडरल में क्या होता है कि स्टेट को या फिर अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स को क्या होता है कि उनको जो है
अलग पावर्स मिलती हैं, इंडिपेंडेंट पावर्स मिलती हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को टॉप पे रखती है और हाई कोर्ट्स को उसके नीचे रखती है। यूएस में ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया था। यूएसए में आपके फेडरल कोर्ट्स आपका फेडरल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्टेट कोर्ट्स जो हैं वो आपका स्टेट लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों के पास अपनी अपनी खुद की इंडिपेंडेंस है, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होता। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ऑन टॉप, देन देयर आर वेरियस हाई कोर्ट्स, और उनके नीचे फिर आ जाती है हमारी जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो मैंने आपको बताया था, और आपकी लोकल जुडिशरी भी इसमें आ जाती है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आप एक हायरार्की के थ्रू चलते हैं। आपकी जो सिंगल सिस्टम है आपके कोर्ट्स का, वो दोनों ही आपके सेंट्रल और स्टेट के लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय फेडरल जुडिशरी, स्टेट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट जुडिशरी। देन कम्स इंडिया, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, ये हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं वो कॉमन होती हैं फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। हमारे पास नो डाउट स्टेट पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे पास यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए है, ये स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए है। तो नो डाउट हमारे पास अलग अलग कमीशंस हैं, सेंटर लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, इनको रिक्रूट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये काम जो करती हैं वो स्टेट के अंडर भी करती हैं। तो क्या होता है कि कंट्रोल इनके ऊपर रहता है पूरा का पूरा, स्टेट का नहीं बल्कि सेंटर का, इनके ऊपर पूरा का पूरा सेंटर का कंट्रोल रहता है। अब जब आपके ऊपर सेंटर का कंट्रोल है, आपको सेंटर रिक्रूट कर रहा है, आपको जो सेंटर ट्रेन कर रहा है, तो आप क्यों स्टेट के उसमें काम कर रहे हैं? तो ये क्या हो जाता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो जाता है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ये सेंटर की जो यूनिटरी सिस्टम है उसका एक फीचर होता है। तो अगेन दिस इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, जो हमारे कैग हैं, जिनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ही इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द, ही और शी, कैग is appointed and removed by the president of India। और इसके लिए स्टेट्स का कोई भी कंसल्टेशन नहीं लिया जाता। अब कैग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैग ना दोनों का ऑडिट करते हैं, दोनों के अकाउंट्स देते हैं, देखते हैं। वो सेंटर के अकाउंट्स को भी ऑडिट करते हैं, स्टेट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करते हैं। लेकिन इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो इनमें तो अगर आप सेंटर का काम कर रहे हैं तो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, नो डाउट, नो वी कैन से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, आप स्टेट की विदाउट कोई कंसल्टेशन से उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाता है। दिस इज अगेन अपोजिट टू अमेरिकन कंट्रोलर जनरल। उनमें क्या होता है, उनका जो अमेरिका का कंट्रोलर जनरल होता है, उनका कोई रोल नहीं होता स्टेट के ऑडिट्स में, स्टेट के अकाउंट्स में, इस तरह का कोई रोल नहीं होता। वेयर एज हमारे जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो ऑडिट करते हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स अकाउंट्स। नाउ कम्स पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। इसमें क्या है कि कुछ कुछ स्फेयर्स होते हैं, हमारी स्टेट के पास ना एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है स्टेट लॉज बनाने का। कुछ कुछ लिमिटेड देयर आर स्फेयर्स, कुछ अथॉरिटी होती है जो हमारे पार्लियामेंट को भी मिली है। पार्लियामेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड कि वो कुछ स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। कब? जब राज्यसभा, जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है ना। तो जब राज्यसभा पार्लियामेंट को कहेगी, जब राज्यसभा पार्लियामेंट को कहेगी कि आप स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाएं, आप स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाएं, तो जब राज्यसभा खुद ही पास कर रही है ऐसा रेजोल्यूशन जो नेशनल इंटरेस्ट में है, और जो डेलीगेट करते हैं पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंस को, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट की, कि अगर राज्यसभा उनको बोलती है, रेजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट के ऊपर लॉ बनाए, तो स्टेट के ऊपर लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। दिस इज अगेन लिमिटिंग द पावर्स ऑफ स्टेट
एंड एक्सटेंडिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कंट्रोल को, लेजिस्लेटिव पावर को ये और बढ़ा देता है प्रावधान। और इसके लिए अगेन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको इमरजेंसी की भी जरूरत नहीं है, इमरजेंसी के बिना भी किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि बस राज्यसभा को बोलना है कि आप लॉ बनाएं, पार्लियामेंट को बोलना है। देन देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर हमने बात की थी, गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, वो एक सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं गवर्नर। गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो तो सारे प्रेसिडेंट जो हैं, जो सेंटर है, उनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा वो एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, कंट्रोल करते हैं वो स्टेट्स को, जो गवर्नर के द्वारा हमारे सेंटर है कंट्रोल करेगा। तो ये क्या है, जब आपका गवर्नर स्टेट में आपने बिठाए हैं और सेंटर के वो एजेंट हैं, सेंटर के लिए काम कर रहे हैं, सेंटर की तरफ से वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो जाता है। ये फिर से एक यूनिटरी फैक्टर, यूनिटरी फीचर आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये फिर से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, स्टेट के जो, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर है, वहाँ हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको जो है वो ड्यूली इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं, जैसा कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में गवर्नर को इलेक्ट नहीं बल्कि अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फीचर विच इज इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी का क्या मतलब है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वही हमारे सेंटर के इलेक्शन करवाते हैं, वही हमारे स्टेट के इलेक्शंस भी कंडक्ट करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस तो कम कंडक्ट करते ही करते हैं इलेक्शन कमीशन, वी ऑल नो दैट, लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी करते हैं। अब स्टेट, ये बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन जो है, इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, और स्टेट का कोई से नहीं होता इसमें, लेकिन इलेक्शन ये दोनों भी कंडक्ट करेंगे। तो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये सही नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। आप स्टेट को कोई पावर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी उनका कोई भी से नहीं है यहाँ पे भी। ऑन द अदर हैंड, जो यूएस है, उनकी इलेक्शन की जो फेडरल में, फेडरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनकी इलेक्शन मशीनरी अलग अलग है। देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स, हमने बात की थी जब हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, हमने बात की थी कि गवर्नर कोई भी कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनको वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जिनको वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ऐसे बिल्स हैं। जब उन्होंने प्रेसिडेंट की असेंट के लिए या कंसिडरेशन के लिए बिल को रख लिया, रिजर्व कर लिया, तो प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट अपना असेंट विद होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टांस में भी नहीं, सेकंड इंस्टांस में भी विद होल्ड कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था पार्लियामेंट, उसमें क्या देखा था हमने, बिल्स में, जब बिल्स या मोशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो क्या था कि जब सेंटर जो है ना, सेंटर यानी लोकसभा हो गया या राज्यसभा या पार्लियामेंट, अगर आप कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेजते हैं उनके असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट फर्स्ट इंस्टेंस में, पहली बार में उसको वापस कर सकते हैं, वो उनको वापस कर सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए। लेकिन जब दूसरी बार सेंटर भेजेगा ना, तो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ेगा। लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टेट के केस में अगर एक बार प्रेसिडेंट वापस करते हैं बिल, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट की असेंबली उसको वापस भेजती है कि सर हम ने रिकंसिडरेशन कर लिया है, वो दूसरी बार भेजते हैं, तो दूसरी बार भी चाहे प्रेसिडेंट तो असेंट ना दें, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो अपना एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, ये एब्सोल्यूट वीटो है, इस पे सेंटर कुछ नहीं कर सकता। फिर से सेंटर की पावर जो है उसको कम कर दिया गया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। नाउ, अब एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्या बात आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना तो ये फेडरल है, ना तो ये यूनिटरी है, तो ये क्या है, ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब जिसमें फेडरल के कुछ फीचर्स हैं, जो आधे अधूरा फेडरल है, और ये हमने ऊपर फीचर से जान लिया। फेडरल सिस्टम कैसा है हमारा, हमारा फेडरल सिस्टम तो है, हमारे पास फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन इट हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनली मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनली यूएस में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उससे थोड़ा डेविएट करके हमारे इंडिया वालों ने, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो फेडरल सिस्टम बनाया, उसको थोड़ा टिल्टिंग बनाया।
टिल्टिंग मतलब वो थोड़ा पावर्स जो हैं वो सेंटर की तरफ झुकी हुई हैं, सेंटर का पलड़ा भारी है, इसलिए इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, द बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। इसलिए हम कहेंगे हमारा फेडरल सिस्टम जो है इट कम्स विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस मतलब यूनियन की गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा इसका जो है वो प्रावधान, जो प्रोविजंस है वो यूनियन गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाने के हैं, यूनियन गवर्नमेंट की पावर के लिए ज्यादा है। नाउ एक केसी वेरे करके एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी स्टेट है विद फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर्स। क्या मतलब है कि यूनिटरी स्टेट है, यूनिटरी स्टेट मतलब जो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में है, सेंटर की पावर है वो ज्यादा है, फेडरल फीचर्स तो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि फेडरल स्टेट है, फेडरल फीचर्स ज्यादा है और यूनिटरी फीचर्स कम है। उन्होंने कहा फेडरल फीचर्स कम है, यूनिटरी फीचर्स ज्यादा है। इट इज अ यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स, नॉट अ फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर्स। तो ये उनका कहना था, ये इनका अपना निजी जो है वो कहना है। हम तो जब भी कहेंगे हम कहेंगे कि इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो ऐसा क्या हुआ, मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ कि हमारा जो था ब्रिटिश के अंदर, जब हमारा भारत था, तो ब्रिटिश इंडिया जब भारत छोड़ के गए उसको, तो ब्रिटिश इंडिया को हमने जोड़ना था विद प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया तो था ही, काफी सारी जो रियासतें थी, देयर वर वेरियस मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स जो थी हमारे पास थी। तो क्या हुआ उस समय पे, हमें इनको भी अपने साथ जोड़ना था, इनको भी साथ लेके चलना था। तो जब इनको साथ लेके चलना था इसलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण किया, क्योंकि हमें, अगर हम इनको ऑटोनॉमी ना देते, इनको रिप्रेजेंटेशन ना देते, तो ये हमारे साथ क्यों जुड़ते प्रिंसली स्टेट्स। तो इसलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर ऑप्ट करने का फैसला किया हमारे ब्रिटिश इंडिया के साथ जोड़ने के लिए इन लोगों को, प्रिंसली स्टेट्स को। तो अब जब हमने इनको जोड़ा तो हमें एक चीज और इंश्योर करनी थी, एक चीज हमें और पक्का करनी थी, वी हैड टू इंश्योर कि हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स हम साथ में जोड़ रहे हैं वो कल को विद्रोह ना कर दें, वो कल को अलग होने की बात ना करें। इसलिए हमने जो सेंटर है उसको ज्यादा पावर्स दी, हमने सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा। तो हमारे इसी फीचर की वजह से हमें क्वासी फेडरल कहा जाता है। इंडिया जो है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट अ फेडरेशन। यहाँ से हमारी जो स्टेट यूनियन के अंदर है उसको अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट इज, दैट इज वाई इट इज क्वासी फेडरल। इट वॉज द डिमांड ऑफ द आर, उस समय हमारी जरूरत थी क्वासी फेडरल बने रहना। इस वजह से हमने क्या किया है, क्वासी फेडरल जो है वो अपनाया है, उस क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, पूरी तरह फेडरल ना होके, पूरी तरह यूनिटरी ना होके। द मिक्सचर वॉज द डिमांड ऑफ द आर, उस समय हमारी जरूरत थी, इसलिए हमने ये किया है। विद दैट आई विश यू गुड लक। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस, उनको हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें करेंगे। और ये मैं दूसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ इट। लेकिन आई विल मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आए, इन द नेक्स्ट डे ओनली। तो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। हैव अ गुड डे एंड stay tuned. Let's see you in the next lecture.